हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थेल्स प्रमेय बताया था और बच्चों मैंने आपको थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय जो होता है उसको बताया था, ठीक है ना। या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आज हम इसी के आगे डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 6.2 में आपको इन्हीं दो थ्योरम्स का यूज करना है। प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम आपके हाथ में एक पेन और एक कापी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हो शांति से, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 1 है कि आकृति 6.17 में देखो, दो सवाल है। एक आकृति 6.17 ये है, इसमें पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है। कह रहा है कि आकृति 6.17 में और 1 और 2 में डीई जो है वह बीसी के समानांतर है। ये किसका लाइन, किसका सिंबल है? समानांतर का। तो जो डीई है बच्चों वो बीसी के समानांतर है इस वाली फिगर में भी, और डीई जो है वह इस वाली फिगर में भी बीसी के समानांतर है। आपसे कह रहा है कि पहले फिगर में ईसी का मान बताना है और दूसरे फिगर में आपको एडी का मान बताना है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा देखो, ये वाली रेखा इस वाली के समांतर है, तो शेष कौन सी दो रेखाएं बच रही हैं? एक बच रहा है ए बी और एक बच रहा है ए सी। इसका मतलब ये वाली लाइन ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब लिख लेना बच्चों, क्योंकि ये चूंकि का सिंबल है। डी जो है वह किसके पैरेलल है बच्चों? बीसी के। इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे ना बीपीटी या फिर आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अगर ये समांतर है तो एडी बटे डीबी किसके बराबर होगा? एडी बटे में डीबी किसके बराबर होगा बताओ बच्चों आप लोग? ए ई बटे में इसी के। होगा या फिर नहीं होगा? हाँ या ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। चलो, अब सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। देखो बच्चों, एडी का मान 1.5 है, तो यहाँ पे आपको 1.5 चिपका देना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डीबी के स्थान 3 चिपकाना है आपको। आपको सारे वैल्यूज चिपकाने हैं। केवल ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आपको चिपकानी है, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको इसी को इसी रहने देते हैं, ठीक है ना। बच्चों यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर काटे तो 15 करना 15, 15 दूना 30। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, इधर ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ईसी का एक के साथ यहाँ पे एक आएगा, ईसी का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी ही आएगा, और बच्चों दो का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। और ईसी की वैल्यू आपसे पूछा था और हमने ईसी की वैल्यू बता दिया। इसका मतलब पहले फिगर का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो देखो कितना आसान सवाल है। अगर आपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को अच्छे से पढ़ लिया तो देखो एक एक आप लोग चाहो तो दूसरा सवाल खुद से बनाओ, ठीक है। दूसरा सवाल ऐसे ही आपके सामने है। चलो, सेम वही यहाँ पे, चूंकि डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। सवाल में दिया गया है अगर यह समांतर है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा आधारभूत समानुपाती प्रमेय। क्या कहता है कि शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। इसका मतलब एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। चूंकि डीई पैरेलल बीसी, इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहेगा? एडी बटे में डीबी बराबर होगा बच्चों एई बटे में क्या होगा? ईसी के। होगा या फिर नहीं होगा? आप लोग बोलो बिल्कुल होगा। यहाँ से आपको एडी की वैल्यू निकालनी है तो एडी के स्थान पे एडी रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज चिपकाओ। देखो यहाँ पे डीबी का मान है 7.2, तो डीबी के स्थान पे रख देंगे बच्चों 7.2 बराबर। यहाँ पे देखो एई का मान क्या है? 1.8, तो यहाँ पे ए का स्थान क्या रखेंगे? 1.8। इसी प्रकार यहाँ पे क्या रखेंगे? 5.4, ठीक है। दशमलव से दशमलव मत तो काट दो। 18 91 18 और 18 तिरिक क्या होता है बच्चों? 54। यहाँ से अगर एडी की वैल्यू निकालोगे आप लोग बताओ। देखो यहाँ पे एडी का एडी रहने दो बच्चों। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 7.2 इधर जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर 7.2 ही रहेगा। 3 को मत काटो, रहने दो, ठीक है ना। उसको उधर मत ले जाओ। अब काटो यहाँ पे। 3 दूनी 6, एक बचा 12, 3 चौक 12। इसका मतलब यहाँ से बच्चों एडी की वैल्यू जो आएगी वह आएगी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है। चलें सवाल नंबर 2 पे। किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपके सामने ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये पैरेलल क्यू आर। अब देखो आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर में उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? पी क्यू आर, जिसमें दो भुजाएं हैं, एक पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु हैं ई और एफ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम एक त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज क्या है बच्चों? पी क्यू आर। यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया। ये हो गया बच्चों
पी और ये क्यू और ये कौन सी साइड हुई आर। कह रहा है बच्चों कि अब यहाँ पे ध्यान समझना है आपको। कह रहा है कि भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई हो जाता है। देखो पी क्यू पर कौन सी बिंदु है, पी क्यू पर ई है। पी आर पर कौन सी बिंदु है बच्चों, तो पी आर पर है एफ। इसका मतलब एक ई एफ मैं यहाँ से ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ये मान लेते हैं ई है, ये क्या है बच्चों ई, और ये पॉइंट क्या है एफ। ठीक है ना, इसे बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है या फिर नहीं। अच्छे बताओ, ई एफ ये ई एफ है यार बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अब बताओ ई एफ कह रहा है कि आपको बताना है कि जो ई एफ लाइन है वह क्यू आर के समांतर है या फिर नहीं है। अच्छा बताओ समांतर कब होगा, जब शेष दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब हम शेष दोनों भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। अगर अनुपात बराबर आएगा तो हम क्या कह देंगे कि ई एफ जो है वह क्यू आर के समांतर है। अगर बराबर नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है नहीं है। जैसे पहला सवाल है, पहले सवाल में जो जो आपको दिया गया है आपको, अब ये बताओ पहले मैं आप पे, एक तो तरीका ये है कि इसको मैं लिख लूं या फिर मैं सीधा करूं। अब मैं सीधा चेक करूंगा पहले सवाल के लिए कि पीई अपान में ई क्यू किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, पी एफ अपान में एफ आर के। अगर यह बराबर हुआ तो मैं क्या कह दूंगा कि ई एफ जो है वह क्यू आर पैरेलल है। चलो पीई का मान क्या है 3.9, पीई के स्थान पे रखेंगे 3.9। अब यहाँ बच्चों ई क्यू का मान क्या है 3, तो ई क्यू के स्थान पे 3। पी एफ का मान क्या है 3.6, पी एफ के स्थान पे 3.6। और बच्चों एफ आर का मान है 2.4, तो इसके स्थान पे 2.4। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अगर आप बच्चों इसको 3 से काटो तो 13×3 = 39 और 3×30। इसका मतलब 13/10 आएगा। यहाँ से अगर एक अंक बाद यहाँ पे भी दशमलव, एक अंक बाद यहाँ पे भी दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो अगर 12 से काटो तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24। अब ये बताओ बच्चों, आप लोग बताओ क्या 13/10 का मान 3/2 के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब यह दोनों बराबर नहीं है। अगर यह दोनों अनुपात बराबर नहीं हुआ तो क्या यह समांतर रेखा होगी? नहीं। लिख लेना, अतः ई एफ किसके, क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे आपको शेष दोनों सवालों में चेक करना है। ठीक है ना, चलो इसको मैं रख कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो सवाल नंबर 2 कह रहा है बच्चों सेम वही चीज, अगर समांतर होना है तो पीई अपान में ई क्यू बताओ किसके बराबर होना चाहिए, पी एफ अपान में बच्चों एफ आर के, तभी तो मैं कहूंगा कि समांतर है। अब यहाँ पे देखो पी का मान, दूसरे सवाल में पी का मान क्या है 4, तो पी के स्थान पर रख देते हैं बच्चों 4 बटे में ई क्यू का मान कितना है 4.5, ई क्यू के स्थान पर 4 रख देते हैं 4.5। अब बच्चों पी एफ का मान 8 है तो यहाँ पी एफ के स्थान पर रखेंगे 8। और बच्चों आर एफ का मान 9 है तो आर एफ के स्थान पर क्या रखेंगे 9। अब यहाँ से अगर दशमलव में हटाऊं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो 5×8 = 40, 5×8 = 40 और 5×9 = 45। यहाँ पे 5×8 = 40, 5×9 = 45। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 8/9 का मतलब 8×9, यहाँ पे भी 8/9 का मतलब 8×9। इनका, इसका मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। और किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तब बराबर होगा जब तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा होगी। इसका मतलब ई एफ जो है वह क्यू आर के समानांतर है। तो आप लोग लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, अतः ई एफ पैरेलल है किसके बच्चों, क्यू आर के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में फिर वही कंडीशन है, अगर समांतर होना है तो पी क्यू, सॉरी पीई, एक मिनट थोड़ा सा पेन, हाँ, पीई अपान में ई क्यू बराबर किसके होना चाहिए बच्चों, पी एफ अपान में एफ आर के। चलो अब यहाँ पे हमको पी क्यू का मान क्या दिया गया है 1.28। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए लिख लेता हूँ, पी क्यू का मान दिया है 1.28। यहाँ पे बच्चों पी आर का मान दिया गया है 2.56। अब यहाँ पे देखो पी क्यू, पी क्यू और क्या दिया गया है पी आर, तो पी आर का मान भी लिख लेता हूँ, पी आर दिया गया है 2.56। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, पीई का मान है 0.18, तो पीई का मान लिख लेता हूँ 0.18। और यहाँ पे एक मान और आपको दिया गया है बच्चों, पी एफ का मान, क्या दिया गया है पी एफ का मान, तो पी एफ का भी मान हम लिख लेते हैं 0.36।
चलो, अब वही आप वैल्यूज पुट करो। पी का मान क्या आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, तो पी के स्थान पर रख देंगे पी का मान, है ना। अब ये बताओ बच्चों, ई क्यू, यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे नीचे क्या है? ई क्यू। अब आप बताओ इन चारों वैल्यूज में कहीं ई क्यू आपको दिख रहा है? यहाँ पे पी क्यू, पी, पी आर, पी एफ, ई क्यू तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा मेहनत बढ़ गई हम लोग की, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको पी क्यू का मान दिया गया है और हमको पीई का मान दिया गया है। यदि मैं पूरे में से पीई वाला घटा देता हूं तो ई क्यू वाला आसानी से निकल जाएगा। ऐसे समझो, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है ना। इसकी टोटल लेंथ है बच्चों 7 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वह 5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे टोटल लेंथ दे दिया हूँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दिया हूँ 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस वाले पार्ट का लेंथ कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा? तो आप क्या बताओगे? 5, 7 टोटल है, 5 ये है, तो 2 ये होगा, या फिर ये वाली लेंथ जो होगी वो 7 - 5 होगी, होगी ना। इसी प्रकार बताओ, यहाँ पे पी क्यू का मान आपको पता है और पीई का मान आपको पता है। यदि आपको ई क्यू का मान चाहिए तो पूरे में से ये वाला घटा दोगे। चलो यहाँ पे मैं घटा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? ई क्यू की वैल्यू मिलेगी। ई क्यू घटाओगे बच्चों तो 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, पी आर का मान है 2.56, और इसी प्रकार अगर देखो पी आर में से मैं पी एफ हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ आर मिल जाएगा। यहाँ पे एफ आर मिल जाएगा हमको। एफ आर बराबर क्या होगा? घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया बच्चों 2, और यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, दशमलव के बाद 2, ठीक है। अब एक काम करो, अब सारी वैल्यूज आप पुट करने का प्रयास करो, देखो अब सारे आंसर आपके आसानी से आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूँ। पी का मान कितना दिया गया है? पी का मान है 0.18, पी के स्थान पी का मान। अब बताओ बच्चों, ई क्यू का मान हमने निकाल लिया, कितना आया? 1.1। ई क्यू के स्थान पे लिखूंगे 1.10, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बच्चों बताओ, पी एफ का मान कितना है? तो 0.36, तो पी एफ के स्थान पे रख देंगे 0.36। एफ आर का मान कितना है? एफ आर 2.20, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर चाहो तो आप लोग दशमलव से दशमलव यहाँ पे भी काट दो, यहाँ पे भी काट दो, यहाँ पे भी काट दो, और यहाँ पे भी काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कितना बचा? 18। अच्छे बताओ बच्चों, नीचे कितना बचा? 110। इधर कितना बचा? 36। कितना बचा बच्चों? 220 बचा ना। अब अगर एक काम करो आप लोग, अब इसको आप अपने तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। मैं 36 को नीचे लाता हूँ, ये हो जाएगा 18/36। मैं 110 को ऊपर ले जाता हूँ तो 110/220। 0 से 0 कट गया। 18 का 9 18, 18 दूना 36, 11 का 9 11, 11 दूना 22। इधर आया बच्चों 1/2, और इधर भी कितना आया? 1/2। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है? 1/2, 1/2 का मतलब 1:2 और 1:2। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या इस कंडीशन के अनुसार ई एफ जो होगा, ई एफ जो होगा वह क्यू आर के समानांतर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, लिख लेना आता है। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा बात है, आसानी सी आसान मतलब सॉरी, बहुत कहते नहीं, सरल सी बात है। आप लोग इसको हटा लेना, ठीक है ना। चलो यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना था। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। देखो, आपको बीपीटी या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि सवाल में ज्यादा कुछ तकलीफ होने वाली है। देखो, जो जो आपको दिया गया है पहले आपको लिख लेना है। ऐसे सवालों में जो आपको दिया रहा करे पहले आपको उसको लिख लेना, उसके बाद चीजों को हल करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे कभी भी आपको सिद्ध करने वाले सवाल आए तो जो सबसे पहले दिया है उसको आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो, दिया गया है कि एल एम जो है वह बीसी के समांतर है, तो लिख लेंगे एल एम पैरेलल है बीसी के। एक बात और आपको दिया गया है कि एल एन जो है वह किसके पैरेलल है? सीडी के, तो एल एन पैरेलल है सीडी के, लिख लिया। आपको जो सिद्ध करना है साफ साफ दिखा गई, साफ साफ लिखा है, तो आपको ये भी नोट कर लेना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो, सिद्ध करना है ए एम अपान में ए बी बराबर ए एन अपान में ए डी। कोई दिक्कत नहीं।
अब अच्छे बताओ बच्चों, सिद्ध करना है, इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, हद या फिर उत्पत्ति। ठीक है ना। तो इसको हल करने का प्रयास। अब आप लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पे आपको आपके सामने एक फिगर दिया गया है। देखो, अगर ये ध्यान से देखो, त्रिभुज ए, बी और सी को केवल 1 मिनट के लिए ये वाला पार्ट अपने दिमाग से निकाल दो। ए, बी, सी को यहाँ पे यहाँ पे रेखा ए बी और रेखा ए सी को बिंदु यम और यल ऐसी लाइन है जो इस दोनों रेखाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी अनुपात में बांटेगी। और अगर यह दोनों समांतर हो गया है तो इसका मतलब जो बंटने वाला अनुपात होगा वह समान अनुपात होगा, इसका मतलब बराबर अनुपात में बांटेंगी। लिख लेना, क्योंकि एम एल पैरेलल बी सी, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है, ए एम अपान में एम बी, यही तो होता है। ए एम अपान में एम बी बराबर क्या होगा, ए एल अपान में एल सी। बात समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे लिख लेना बच्चों, ए एम अपान में एम बी बराबर ए एल अपान में एल सी। और इसको बनाओ समीकरण 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। चलो इसको नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको दिखता रहे ये भी। चलो, अब यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेना बच्चों त्रिभुज ए बी सी में। अब पुनः त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे। त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया गया है, एल एन पैरेलल सी डी, इसलिए सीधा लगाएंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। या फिर इसी को बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लो समीकरण 1 बीपीटी से, शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी बोल देते हैं। ठीक है ना। ए एल अपान में एल सी, ए एल अपान में एल सी बराबर किससे होगा, ए एन अपान में बच्चों एन डी के। इससे बीपीटी से, बीपीटी को ही बोलते हैं बच्चों आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है ना। इसको बना लो समीकरण 2। और बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो तो ए एल अपान में एल सी यहाँ भी है, ए एल अपान में एल सी इस वाले समीकरण में भी है, और ए एल अपान में एल सी इस वाले समीकरण में भी है। बात समझ रहे हो। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष सदैव बराबर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, देखो ये पक्ष बराबर है तो ये वाला भी बराबर होगा। ए एम अपान में एम बी, ए एम अपान में एम बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए एन अपान में एन डी के, ए एन अपान में एन डी के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बच्चों यहाँ पे हमको प्रूव करना है, इसलिए अब यहाँ पे हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो हमको करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि इसका व्युत्क्रम ले लूंगा। व्युत्क्रम मतलब समझते हो, उल्टा कर दूंगा। जैसे ए एम अपान में एम बी है तो इसको पलट के एम बी अपान में ए एम कर लूंगा। अच्छा, ये करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि बच्चों हमको हर में चाहिए ए बी। यहाँ पे ध्यान से देखो, हर में हमको क्या चाहिए, ए बी, इधर क्या चाहिए, ए डी। इसलिए मुझे व्युत्क्रम करना पड़ेगा, है ना। लिखो, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, मैं बोलता भी चल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रम करने पर अगर बच्चों यहाँ पे मैं व्युत्क्रम कर दूंगा तो ए एम अपान में बी एम हो जाएगा, ए एम अपान में बी एम अपान में ए एम। और इधर क्या होगा बच्चों, देखो एन डी ऊपर चला जाएगा अपान में ए एन। देखो, अब मुझे दोनों पक्षों में एक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, बहुत बच्चों का सवाल होगा सर जी दोनों पक्षों में एक काहे जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती हम लोग से काहे मेहनत करवा रहे हैं। तो चलो समझाता हूँ कि जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो बच्चों, बी एम अपान में ए एम है, हमको प्रूव जो करना है वहां पे हमको ए बी चाहिए। तो हमको पता है कि यदि बी एम में, इसमें बी एम में अगर मैं ए एम जोड़ देता हूं तो ए बी मिल जाएगा। और यहाँ पे ए एम अगर हमको जोड़ना है तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ूंगा, तभी तो ऊपर हमको ए एम प्लस कर पाऊंगा। बस समझ रहे हो। इसी प्रकार यदि मुझे ए डी चाहिए तो एन डी में क्या जोड़ना पड़ेगा, ए एन। और ए एन तो ऐसा है ही नहीं कि ऐसे जोड़ देंगे, अगर मैं प्लस करूंगा इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ू समीकरण के मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इसलिए एक जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। बात समझ रहे हो। हाँ, चलो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, बी एम अपान में ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपान में ए एन प्लस 1।
ठीक है। अगर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे बच्चों तो बी एम प्लस, अब देखो ए एम हो जाएगा अपान में ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन अपान में ए एन, या फिर ए एन अच्छा लग रहा है ए एन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, बी एम और ए एम, बी एम कहाँ गया, कहाँ गया, बी एम और ए एम, इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो क्या ए बी नहीं मिलेगी, ऐसे समझो ध्यान से। एक लाइन ये है ना, ये मान लेते हैं ए बी और ये सी, मान लेते हैं बच्चों ये टोटल लेंथ है 15, ऐसे समझो, मान लेते हैं कि ये लेंथ है 7 और ये 3 है और ये क्या है 7। इसका मतलब ए बी का मान 3 है और बी सी का मान कितना है 7। यदि मुझे ए सी निकालना होगा तो ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी, 10 आएगी। अरे 3 ये 7 है, 7 3 10 होगा, हाँ या ना, हाँ ना। तो इसका मतलब अगर ए सी निकालना है तो मुझे ए बी और बी सी को ऐड करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी, तभी तो आएगा ए सी। ऐसे समझो, यहाँ पे अगर मैं बी एम में ए एम ऐड कर देता हूँ, बी एम में ए एम ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ए बी अपान में ए एम बराबर, इसी प्रकार बच्चों ए एन में एन डी ऐड कर देंगे तो ए डी मिल जाएगा, ए डी अपान में ए एन। क्या आपको ये प्रूफ करना था? नहीं, हमको तो ए एम ऊपर चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, पुनः व्युत्क्रम कर लेंगे। लिखो पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ए एम अपान में ए बी बराबर ए एन अपान में ए डी। और यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और थोड़ा सा इसमें व्युत्क्रम करना है, ऐड करना है तो बच्चों को कठिन लगता है। आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ, एक दो बार अच्छे से लगाओगे आपको आपका सवाल बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। चलो बच्चों, सवाल नंबर था आपका 3rd। मैं चाहता हूँ कि एक सवाल इस वीडियो में और करवा देता हूँ, सवाल नंबर 4, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है कि आकृति 6.19 में डी जो है वह एसी के समानांतर है। यहाँ पे देखो डी वाली लाइन जो है वह एसी के समानांतर है। आगे कह रहा है कि डीएफ जो है वह एई के समानांतर है। यहाँ पे देखो डीएफ जो है वह एई के समानांतर है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि यह इसके बराबर होगा। तो जो आपको दिया गया है पहले आपको इसको लिख लेना है। तो आपको दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया गया है कि डीई जो है वह एसी के समानांतर है। और बच्चों एक चीज और आपको दिया गया है, जो डीएफ है वह किसके समानांतर है, एई के, ठीक है ना। आपको जो सिद्ध करना है उसको आपको लिखना होता है, सिद्ध करना है। हालांकि वो दिया भी गया है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, बी एफ अपान में एफ ई किसके बराबर है बच्चों, एक मिनट, बीई अपान में एसी के, बीई अपान में एसी के, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हल। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है पहला क्या दिया गया कि डीई जो है वह एसी के समानांतर है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो डीई और एसी, अच्छा ये दोनों समानांतर हैं तो मैं देखो कौन सा त्रिभुज यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं त्रिभुज बी या फिर ए बी सी की बात करूँ, ये वाली इसके समानांतर हो गई, तो यहाँ पे मैं आधारभूत समानुपातिक लगा सकता हूँ प्रमेय। यहाँ पे ना बच्चों त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है बच्चों, जो डीई है वह किसके पैरेलल है, एसी के, एसी है बच्चों, ठीक है। अतः अतः अब देखो अतः क्या होगा, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये इसके समांतर है तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर किसके होगा बच्चों, बीई बटे में ईसी के, बीई बटे में ईसी के, होगा कि नहीं। यहाँ पे लिख लेना बच्चों बी पी टी से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, कोई दिक्कत। और इसी को बना लो बच्चों समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा दिया गया है कि डीएफ जो है वो ए के पैरेलल है। डीएफ कहाँ गया बच्चों, डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो अच्छा इन दोनों रेखाएं पैरेलल, तो मैं यहाँ पे आप लोग बताओ, मुझे खुद से बताओ कि मैं यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लूं। तो आप कहो सर जी ए बी और ई ले लीजिए, ये दोनों पैरेलल है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, सही है, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब लिखना बच्चों त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा आप लोग मुझे बताओ। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी एफ जो किसके समांतर दिया गया है, ए ई के, इसलिए
इसलिए क्या होगा बताओ बच्चों, बी डी अपान में डी ए, बी डी अपान में डी ए बराबर क्या होगा, बी एफ अपान में ई एफ, बी एफ अपान में ई एफ, बी एफ अपान में ई एफ। किससे होगा बच्चों, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी से, और इसी को बनाओ बच्चों समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे बी डी अपान में डी ए, यहाँ भी बी डी अपान में डी ए, यहाँ भी। और अभी मैंने बताया कि किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर हो, किन्हीं दो समीकरणों का अगर एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष सदैव बराबर होता है। इसका मतलब अगर समीकरण 1 व 2 से बात करें तो बीई अपान में ईसी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अपान में ई एफ के। लिख लेना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीई अपान में ईसी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी एफ अपान में ई एफ के। ठीक है। और ध्यान से अगर आप लोग ऊपर देखो क्या प्रूव करना था, तो बी एफ अपान में ई एफ बराबर बी अपान में ई सी। ठीक है ना, यही आपको प्रूव करना था। बात समझ में आई? आई होप बहुत आसान सवाल है, थोड़ा दोनों समीकरण में हमको पीपीटी लगा के बस बराबर कर देना था। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा, यही प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं, आराम से पढ़ो, रिलैक्स के पढ़ो। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कमेंट दिया करो यार तुम लोग। चलो, थैंक यू।